जो लीज नवीनीकरण का मुद्दा था 2400 वर्ग फुट का, वो शासन ने 7 मई को लंबी जांच के बाद निरस्त कर दी है और अब वो संपत्ति नगर निगम में निहित होने जा रही है। तो जिन 26 पार्षदों ने इस 20 करोड़ की संपत्ति जानते बूझते उनको देने का काम किया, निश्चित रूप से इन्हें आर्थिक लाभ दिया गया था। हो सकता है उस कॉम्प्लेक्स में एक दुकान ही दे दी गई हो, इन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने वाला था जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए रहती। कि जो लोग नगर निगम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप चुन करके भेजेंगे? फ्री में रह रहे थे, लाखों रुपए महीना पंजाब नेशनल बैंक से किराया वसूल रहे थे। सुबोध कुमार गुप्ता, मैंने स्वयं वॉइस दी और उसकी जांच कराई और उस जांच में मैं निर्दोष साबित हुआ। उस केस में मेरे ऊपर एफआईआर लगी, फाइनल रिपोर्ट में मैं निर्दोष साबित हुआ। सबसे पहले आप सब पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज बहुत समय के बाद में आपसे रूबरू होने का प्रेस वार्ता के माध्यम से समय आया है और कुछ एक विशेष मुद्दे शहर से जुड़े हुए, नगर निगम रुड़की से जुड़े हुए, जिनको लेकर के आज ये पत्रकार वार्ता यहाँ पर रखी गई है। नगर निगम रुड़की द्वारा लीज की अनेकों संपत्तियाँ रुड़की में विभिन्न लोगों को आज़ादी के बाद से देती चली आ रही हैं। इसी क्रम में नगर निगम रुड़की की एक बेशकीमती संपत्ति, जिसे लेकर के रुड़की में काफ़ी चर्चाएं रही, काफ़ी विवाद रहे और नगर निगम का बोर्ड भी डिस्टर्ब करने में जिस संपत्ति का एक बहुत बड़ा योगदान है, वो संपत्ति बीटीगंज की, जिसमें पूर्व में लगभग 50 वर्षों तक पंजाब नेशनल बैंक रहा, उस संपत्ति का जो लीज नवीनीकरण का मुद्दा था 2400 वर्ग फुट का, वो शासन ने 7 मई को लंबी जांच के बाद निरस्त कर दी है और अब वो संपत्ति नगर निगम में निहित होने जा रही है शासन के आदेश के बाद। इसी विषय को लेकर के आज ये पत्रकार वार्ता मुख्य रूप से रखी गई है। इसके अंदर बहुत सारे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। नगर निगम के अंदर लगभग 300 ऐसी संपत्तियां हैं जो लीज पर दी गई हैं, जिसमें से लगभग 40 संपत्तियां पूर्व चेयरमैन और वर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा लोगों को दी गई, जिनमें से अधिकांश पर बाद में नियम विरुद्ध मानते हुए, कार्रवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनमें से अधिकांश को रद्द किया गया। मैंने अपने कार्यकाल में, अपने 3.25 वर्ष के मैंने अपने कार्यकाल में कोशिश की कि नगर निगम की कोई एक भी संपत्ति खुर्द-बुर्द ना होने पाए, एक भी संपत्ति लीज पर ना जाने पाए। यही कारण रहा कि कुछ शहर के बड़े भूमाफिया, कुछ नेता, कुछ सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग मेरे पीछे भयानक रूप से पड़े रहे। मैंने एक लड़ाई लड़ी कि नगर निगम में जो ऐसी अवैध संपत्तियां हैं जिनकी लीज पहले ख़त्म हो चुकी है और वो अवैध कब्जा धारकों के बंधन में अब भी हैं, उनकी लड़ाई लड़ी जाए। एक बड़ी संपत्ति जिसकी लड़ाई मैंने लड़ी, जिसकी आज बाजारी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है, उसको बचाने के लिए हाई कोर्ट गए, उसको बचाने के लिए शासन में लंबी लड़ाई लड़ी और आज उसका निर्णय सकारात्मक रूप से सामने आया है। उस संपत्ति की जो लीज थी उसे सरकार ने अवैध मानते हुए कि सन 1982 में उसकी लीज खत्म हो चुकी है, उसको निरस्त कर दिया। ये जो लीज थी, इसके कुछ बिंदुओं पर मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगा। ये जो प्रेस नोट आज मैंने बनाया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी में विस्तृत आप सब लोगों को प्रेस नोट जारी होगा ही, लेकिन मुख्य बिंदुओं पे मैं आपको पढ़ के इसमें सुनाता हूँ। सन 1952 में 2400 वर्ग फुट की लीज बीटीगंज में दी गई, जो 1982 के लिए थी, जिसको नगर निगम में गलत तरीके से जिसका प्रस्ताव लेकर के आया गया,
माननीय उच्च न्यायालय को गलत तथ्य बता करके एक प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया इस लीज को पास करने के लिए, जो लीज 1982 में ख़त्म हो चुकी थी, जिस पर डीजीसी सिविल श्री संजीव कौशल जी ने 2019 में अपनी राय दी थी कि यह संपत्ति पूर्ण रूप से इसकी लीज निरस्त हो चुकी है। उसके बाद भी इस प्रस्ताव को बोर्ड में लाया गया, 26 पार्षदों द्वारा उसे बोर्ड में पास किया गया अवैध तरीके से। जी बोर्ड की प्रोसीडिंग में इसमें आप सब लोगों को दे रहा हूं, उसमें साफ साफ लिखा है कि मेरे द्वारा और लगभग 13 पार्षदों द्वारा इस बोर्ड प्रोसीडिंग के माध्यम से, इसकी कॉपी आप सब लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है उन 13 पार्षदों का नाम जिन्होंने इस लीज पर अपना विरोध दर्ज कराया था, जो ये मानते थे कि नगर निगम की संपत्ति हम खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। बाकी 26 पार्षदों द्वारा इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का पूरा प्रयास किया गया। इस 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को व्यक्ति विशेष को लाभ के रूप में देने का पूरा प्रयास किया गया। 13 पार्षदों के नाम इसमें हैं जिन्होंने इसके विरोध में वोट दी थी और मैंने इसका विरोध किया था। दूसरा बिंदु, मेरे मेयर बनने से 2 महीने पहले जब रुड़की के अंदर प्रशासक काल था, जब रुड़की के अंदर कोई मेयर या बोर्ड नहीं था, उस समय तत्कालीन नगर आयुक्त और तत्कालीन नगर सह आयुक्त द्वारा इसकी किराए जमा करने की 1,31,200 रुपये नवीनीकरण के नाम पर जमा कर लिए गए, जिसको शासन ने बिल्कुल अवैध माना कि आपने नियम विरुद्ध व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए आपने ये रसीद काटी गई और ये बिल्कुल नियम विरुद्ध रही। इसके बाद ये प्रस्ताव बोर्ड में पास किया गया। तत्कालीन नगर आयुक्त जो हमारे यहाँ विजयनाथ शुक्ला थे, उनके द्वारा शासन को एक पत्र भेजा गया इसके नवीनीकरण के लिए, तथ्यों को, मूल तथ्यों को छुपाते हुए, जबकि डीजीसी की राय उससे पहले आ चुकी थी। मेरे मेयर कार्यकाल से पूर्व में डीजीसी की राय आ चुकी थी कि यह संपत्ति की लीज निरस्त होनी चाहिए, लेकिन शुक्ला जी ने शासन को गुमराह करते हुए एक पत्र भेजा 29/7/2022 को। पूर्ण विवरण और पत्र इसके अंदर उपलब्ध है, आप सब लोगों को मैं दे रहा हूं कि लीज की नवीनीकरण कर दिया जाए, लेकिन शासन ने उसको बिल्कुल गलत मानते हुए लीज को निरस्त किया। नगर पालिका के पूर्व में अध्यक्ष रहे प्रदीप बत्रा जी वर्तमान में विधायक हैं, उनके द्वारा लगभग 40 संपत्तियां लीज पर दी गई, जिनमें से अधिकांश संपत्ति को शासन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया। मुझे सहानुभूति है उन सभी लोगों से जिन्हें वो संपत्तियां दी गई। पूरा शहर जानता है और मीडिया पे आकर उन लोगों ने बताया है कि 50,000 70,000 रुपए की रसीद उन सबकी काटी गई और कितना बड़ा धनराशि उन सबसे अवैध रूप से ली गई। ये सब लोगों ने, रामनगर वालों ने, पटियाला लस्सी के आसपास की जो दुकानें थी जिन निरस्त की गई, उन्होंने साफ साफ बताया है कि प्रदीप बत्रा चेयरमैन के काल में किस प्रकार का घोटाला उनके साथ किया गया और बाद में वो संपत्तियां निरस्त हुई। प्रदीप बत्रा जी ने अपने जो होटल के मैनेजर है सुधांशु बिष्ट, उसके नाम एक 2,000 स्क्वायर फुट की छत जो पटियाला लस्सी के ऊपर है, उसका अलॉटमेंट किया 1,20,000 रुपये में चेयरमैन रहते, जिसकी कीमत 1,20,00,000 रुपये है। उसकी रसीद भी मैंने इसमें लगाई है। सुधांशु बिष्ट के नाम 1,20,000 रुपये की रसीद 1/5/2012 को उनके द्वारा काटी गई और अपने निजी कर्मचारियों तक को भारी आर्थिक लाभ दिया गया। ये विचारणीय है कि शहर के जनप्रतिनिधि किस तरीके से शहर को लूट रहे हैं और इस पूरे सिंडिकेट ने मिलकर के मुझे बदनाम करने का प्रयास किया। मैं इस गंदी राजनीति से दूर रहने वाला व्यक्ति, और निश्चित रूप से मैंने 5 साल का कार्यकाल ना करके 3.25 साल में ही इस नगर निगम से इसीलिए हाथ जोड़े, जबकि मेरे पर कोई मुकदमे कराए, जांच कराई, जिसके अंदर निश्चित रूप से 100% मुझे निर्दोष पाया गया और मेरे ऊपर कोई भी एक आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ। इसके अलावा, इसके विपरीत मैंने अपने कार्यकाल के अंदर नगर निगम की 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचाने का काम किया। जिस संपत्ति का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये 1952 में सुबोध कुमार जी के फादर ओम प्रकाश जी को रिहायश के लिए दी गई थी संपत्ति, मात्र रहने के लिए, लेकिन उन्होंने उस संपत्ति को मिलने के 4 साल बाद 1957 में इसे पंजाब नेशनल बैंक को दे दिया। यानी कि इसका यूज ही गलत किया। जिस लीज दी गई थी उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा था कि ये सिर्फ रिहायश के लिए, आप इसे कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपने तथ्यों को, और नगर पालिका में क्योंकि लंबे समय तक उनके परिवार के लोग चेयरमैन भी रहे और पदों पर रहे हैं, तो उसका दुरुपयोग करते हुए लंबे समय तक आपने उस संपत्ति को 2010 तक पंजाब नेशनल बैंक को देकर रखा, लाखों रुपए प्रति माह उससे कमाया, जिसके लिए मैं जल्द ही कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल करूंगा कि उनसे वो रिकवरी की जाए। और इस सारी बातों का हमारे जो डायरेक्टर थे शहरी विकास के नवनीत पांडे जी ने माननीय सचिव को भेजे अपने पत्र संख्या 562 दिनांक
20/5/2023 में क्रमांक 6 पर पूरी संपत्ति का इसमें विश्लेषण करते हुए लिखा है कि 1957 से यह संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक को दी गई थी, जिसका किराया सुबोध कुमार जी ने वसूल किया और सरकार को बड़ी राजस्व हानि पहुंचाई है। अब इसमें तात्कालिक जो प्रोग्रेस हुई है वो ये हुई है कि 7 मई को शासन ने एक पत्र निर्देशालय को भेजा है और उसमें स्पष्ट रूप से रखा है कि संपत्ति की जो लीज थी उसको निरस्त किया जाता है। और फिर निर्देशालय द्वारा ये आदेश नगर आयुक्त रुड़की को 15 तारीख को दिए गए हैं कि इस आदेश में आप इस नगर निगम की संपत्ति पर तुरंत कार्रवाई कर इसे पोजीशन लेकर के शासन को अवगत कराएं। जो अपने आप में रुड़की में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चली आ रही लंबी लड़ाई में अपने आप आयाम का एक पत्थर है और भ्रष्टाचारियों से लड़ने वालों की प्रोत्साहन के लिए उनकी एक जीत है। मेरे साथ बैठे हुए आज डॉक्टर राकेश त्यागी जी, जिन्होंने लगभग 30 वर्षों से ऐसी नगर निगम की जितनी संपत्तियां लोगों ने कब्जाई हैं, अवैध रूप से कब्जाई हैं, भूमाफियाओं ने कब्जाई है, एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी, कोर्ट में लड़ी। और इनके आशीर्वाद और इनके प्रोत्साहन से मैंने भी प्रयास किया कि नगर के जो भूमाफिया हैं, जो सिंडिकेट के लोग हैं, जो संपत्तियां कब्जाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जाए। मेरे दाईं ओर राकेश अग्रवाल जी, जिन्होंने इस संपत्ति को लेकर हाई कोर्ट में रिट फाइल करी और लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी। आप भी जन सरोकार के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करते हैं, आप लगातार लोगों के बीच रहते हैं और किसान यूनियन के आप पदाधिकारी हैं। और इस तरीके की जो संपत्तियां हैं, जहां भी लोग गलत करते हैं उसमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ऐसे समाज सेवियों को मैं कहता हूं कि समाज को वास्तव में ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए और इन दोनों लोगों का मैं साधुवाद करता हूं कि ऐसे लोगों से समाज की संपत्ति बचाने का काम आप लोग कर रहे हैं। रुड़की शहर जो है वो 1840 के बाद रुड़की नगर के रूप में बसा। 1840 से 1852 के बीच में जब ये नहर का निर्माण किया गया, इस नहर के निर्माण के साथ ही रुड़की एक गांव से शहर के रूप में परावर्तित हुई और तभी यहाँ रुड़की विश्वविद्यालय जो आज IIT रुड़की है, वो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में एज सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इसका निर्माण किया गया। और उसके प्रारंभ में हरिद्वार से लेकर ये गंग नहर का निर्माण जब किया गया, उस समय रुड़की सिविल लाइंस बसाया गया और रुड़की सिविल लाइंस बसाने के साथ साथ यहाँ तत्कालीन जो अभियंता थे, टेक्नोक्रेट्स थे, उन सब लोगों को यहाँ पर आबाद किया गया। रुड़की की जो सिविल लाइंस है वो किसी एक की निजी संपत्ति नहीं है। रुड़की सिविल लाइंस पूरा इसका एक नक्शा मैं आपको कुछ समय बाद उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद क्या हुआ, जब रुड़की शहर के रूप में विकसित हुआ, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर बना, उसके साथ साथ ही इस सिविल लाइंस में कुछ ऐसे लोगों की निगाह पड़ी कि इनकी संपत्तियों को कैसे कब्जा किया जाए। तो जिस समय पहले 1857 का गदर हुआ, 1857 के गदर के बाद कुछ लोग तो उस समय यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ से चले गए। फिर 1947 यानी कि लगभग 100 साल के इस बीच में ये पूरा का पूरा जो रुड़की है, इस शहर की जितनी भी सिविल लाइंस की संपत्तियाँ थी, उनमें कुछ ऐसे लोगों के कब्जे में संपत्तियाँ आती चली गई, जिन्होंने एक फर्जी एक ऑर्डर है, उस आदेश के अनुसार क्या है कि गवर्नमेंट ऑर्डर है वो कि उन संपत्तियों पर उनके कब्जे थे, अवैध कब्जे, और कब्जों के बैनामे हैं सब। कोई भी संपत्ति का बैनामा किसी का नहीं विधिवत, केवल कब्जों के बैनामे हैं। लेकिन कब्जों के बैनामे के आधार पर लोग खरीद फरोख्त करते चले गए। वर्तमान में भी इस नजूल संपत्ति, इसका नाम नजूल के रूप से जाना जाता है पूरे सिविल लाइन में, इसका वाद माननीय केंद्रीय सरकार के पास विचाराधीन था। जो अब तक विवादित चल रहे थे कोर्ट में, उन सब के ऊपर वर्तमान शासन ने उसको केंद्र के पास भेजा, ये संपत्तियां सबको फ्री होल्ड कर दिया जाए। लेकिन लीज की संपत्ति नजूल के होने के कारण केंद्र सरकार ने वो अप्रूव्ड नहीं किया और वो वापस एज इट इज, जो बार बार ये दर्शाया जाता है, यहाँ के जो प्रतिनिधिगण रहे हैं विधायक वगैरह, उन लोगों ने हमेशा ये कहा कि ये संपत्ति हम नजूल फ्री होल्ड कराएंगे। पहले यहाँ वो अध्यक्ष थे नगर पालिका के, फिर नगर निगम के बने और उसके बाद विधायक चुने गए और बार बार ये वादा लोगों से करते रहे कि ये पूरी की पूरी नजूल संपत्ति हम फ्री होल्ड करा रहे और ये नजूल संपत्ति नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव
उत्तरांचल शासन को वापस कर दिया गया कि नजूल संपत्तियों में फ्री होल्ड नहीं कर रहे। इसके संबंध में पूरे तथ्य से मैं आपको आगामी उसमें अवगत कराऊंगा कि हमारे उत्तरांचल के जो न्यायालय हैं, उत्तराखंड न्यायालय और उससे पूर्व उत्तर प्रदेश के न्यायालय ने क्या क्या निर्देश पारित किए हैं इस रुड़की के नजूल भूखंडों के संबंध में। उन्हीं भूखंडों के बीच में कुछ संपत्ति कैनाल विभाग के साथ थी, जो कैनाल विभाग ने रुड़की के डेवलपमेंट के लिए रुड़की नगर पालिका को फ्री होल्ड लीज पर दी, कुछ की संबंधित कंडीशनल लीज पर दी, जिसमें ये संपत्ति है जिस संपत्ति को आज बचाया गया है। बीटीगंज पूरा का पूरा फ्री होल्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट नगर निगम को दिया गया, लेकिन नगर निगम ने तत्कालीन जो लीज पर संपत्तियां दी थी उनके नवीनीकरण विधिवत जो होने चाहिए थे वो विधिवत ना होकर, जैसे यही संपत्ति है ये अवैध रूप से 40 सालों से कब्जे में चली आती रही और उन्होंने आवासीय संपत्ति को किराए के रूप में प्रयोग किया पंजाब नेशनल बैंक को देकर। तो इस प्रकार से तत्कालीन जो यहाँ के लोग, चूंकि इन्हीं के परिवार के लोग अधिकांश इस नगर के चेयरमैन के रूप में यहाँ रहे, जिन्होंने इसका अवैध रूप से संपत्तियों का नवीनीकरण करना ये करना सब करते रहे, उसका परिणाम ये है कि आज माननीय शासन ने, माननीय उत्तरांचल उत्तरांचल जो हमारा हाईकोर्ट है उसके निर्देश पर वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया कि जो संपत्ति 1900 ये आपका है 82 में समाप्त हो चुकी। 1982 में निरस्त हो जा, जो जिनकी लीज समाप्त हो गई थी और वो रिन्यू नहीं हुई, तो ऐसी सभी संपत्तियां जो हैं जिसमें विशेष रूप से इस संपत्ति का विवाद चला, वो वर्तमान शासन ने निर्णय लिया कि इतने दिनों से 1982 से लेकर आज तक जिन संपत्तियों का नवीनीकरण नहीं हुआ वो संपत्तियां खाली कराई जाएं और वो गैर कानूनी रूप से उन्होंने रखी है। इन सब के संबंध में जो शासन का वैधानिक शुल्क है वो भी उनसे प्राप्त किया जाएगा। जिन लोगों ने आवासीय संपत्ति को व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल किया उनसे व्यावसायिक किराया भी वसूला जाएगा। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अब से लगभग 2004 के वर्ष में एक संपत्ति रक्षा समिति यहाँ निर्माण हुई थी, जिन्होंने प्रस्ताव रखा था कि जो संपत्ति आवासीय हैं और उनको कॉमर्शियल यूज किया जा रहा है उन सब के संबंध में कॉमर्शियल रेंट उनसे वसूला जाए या उनकी लीज समाप्त कर दी जाए। उस प्रस्ताव को भी इस परिप्रेक्ष्य में दिखवाना पड़ेगा कि तब से अब तक क्या हुआ। परिणाम स्वरूप पिछले बोर्ड ने जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैं उन्हें बधाई देता हूँ और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। जो माननीय शासन ने ये अपना पत्र अंतिम रूप से भेजा है इस अवैध लीज को समाप्त करते हुए और उनसे वसूली का जो प्रपत्र भेजा है, ये उसका एक परिणाम है कि जो विधिवत रूप से जो लीज संपत्तियां हैं उन संपत्तियों पर जो अवैध नवीनीकरण ना करके वैध नवीनीकरण के बीच में जो डिफरेंस रहा उस सबको वसूला जाएगा और इनको मौके से खाली निरस्त करके खाली कराया जाएगा। ये मैं शासन को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और वर्तमान जो हमारे निवृत्तमान चेयरमैन हैं उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयासों से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज इस नतीजे पर पहुँचे, क्योंकि वो सच्चाई के मार्ग पर थे, सच्चाई की लड़ाई लड़ी, इसका परिणाम आपके सामने है। काफ़ी दबाव उन पर यहाँ समाज के नाते भी डलवाने की कोशिश की गई, राजनीतिक रूप से डलवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी के प्रभाव में नहीं आए। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि आप हमारी जन भावनाओं को जनता के बीच में पहुँचाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, आप सब लोग चूँकि प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आज इस रुड़की नगर में काफ़ी भूमाफिया ऐसे हैं, ग्रुप्स हैं, जो भूमाफिया रुड़की नगर की सिविल लाइंस का प्रारूप बदल रहे हैं। उन्होंने अवैध रूप से, जो कि केंद्र सरकार ने भी जो हमारे सिविल लाइंस का नजूल का प्रारूप था उसको निरस्त कर दिया है, लेकिन वर्तमान में जो भूमाफिया हैं वो पूरी सिविल लाइंस में जबरदस्त निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं। अवैध प्लॉटिंग, निर्माण, इन सभी के संबंध में एक नई प्रेस वार्ता करके उन सारी संपत्तियों का ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। जो केंद्र सरकार द्वारा वापस किए गए नजूल के प्रकरण को बावजूद अवैध निर्माण खड़े किए जा रहे हैं, उसकी डिटेल भी आपको शीघ्र ही उपस्थित कराएंगे। धन्यवाद। अब नहीं कराया, कैंसिल कर दी सरकार ने। 1982 में खत्म हो गई थी, 1982 तक थी, उसके बाद इलीगल रूप से आप कब्जे धारक थे, कब्जा था।
नवीनीकरण नहीं कराया, नवीनीकरण हो भी नहीं सकता था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने मिल करके, हाँ, इलीगल उन्होंने रसीद जमा करी। सन 82 के बाद पहली बार 2019 में रसीद जमा हुई। मेरे मेयर बनने से 1 महीना पहले प्रशासक काल के अंदर तत्कालीन अधिकारियों ने वो रसीद जमा कराई बिना किसी, वो भी नहीं हो सकती थी, मेरे कार्यकाल में कोई जमा नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हो सकती थी। आप समझिए, ये शहर की जनता से भी मैं अपील करूंगा और राजनीतिक पार्टियों से भी। जी, 1982 के से आज तक फ्री में रह रहे थे, लाखों रुपए महीना पंजाब नेशनल बैंक से किराया वसूल रहे थे। सुबोध कुमार गुप्ता। मैं राजनीतिक दलों से भी अपील करूंगा और रुड़की नगर की जनता से भी, क्योंकि आगामी माह में या 2 माह में या 4 माह में संभव है कि रुड़की नगर पालिका के चुनाव, नगर निगम के चुनाव हों। तो जिन 26 पार्षदों ने इस 20 करोड़ की संपत्ति जानते बूझते उनको देने का काम किया, जिन लोगों ने इस बोर्ड के अंदर उनको पास किया, कैप्शन बॉक्स में आप सबके, मैं उन सबके बोर्ड की प्रोसीडिंग आपको उपलब्ध करा दूंगा। जानते बूझते डीजीसी की राय के बाद सब कुछ जानते बूझते इस संपत्ति को अवैध रूप से देने का काम किया, 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को। तो राजनीतिक दलों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप लोग प्रत्याशी बनाते हैं क्या, और जनता को तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग नगर निगम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप चुन करके भेजेंगे? लोग एक पूरा सिंडिकेट बनाकर, जिसके अंदर विधायक, कुछ पार्षद, कुछ ठेकेदार, कुछ शहर के नेता जिन्होंने मेरे सामने चुनाव लड़ा भाजपा के, और कुछ लोगों ने मिलकर के मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। रुड़की के रहने वाले अधिकारी जिन्होंने गृह जनपद में नौकरी करी, एक सिंडिकेट बना करके मुझे परेशान करने का काम किया। मैं एक सीधे और सच्चे परिवार से आता हूँ। रुड़की की जनता ने मुझे भरपूर सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, 30,000 वोट दे करके नगर निगम में भेजा, और मैंने 3.25 साल तक भरसक प्रयास किया कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता रहा। अंत में मैंने त्यागपत्र देना उचित समझा, जबकि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन इन घटिया लोगों से, इन सिंडिकेट के लोगों से लड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं था। ना मैं गुंडा बदमाश था, तो इसलिए मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन भ्रष्टाचारियों की लड़ाई में मुझे आज विजय मिली है, आप सब लोगों के सहयोग से, भाई लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से। तो इस लड़ाई को मैं निरंतर जीवन भर जारी रखूंगा। और जो रुड़की का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, जिसका भी एक प्रतिनिधि जेल भी गया पिछले दिनों, ऐसे लोगों पे लगाम लगाना रुड़की नगर की जनता बारीकी से देख रही है कि किस तरह पग पग पर जमीन कब्जाई जा रही है, किस तरह HRDA के नाम पे भवन सील करा करके उन्हें अपने नाम संपत्तियां करी जा रही हैं, उनके अंदर पार्टनरशिप करी जा रही है। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके आज शहर के बच्चा त्रस्त है उस भूमाफिया से, और निश्चित रूप से आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से रुड़की नगर का जनता देख रही है भलीभांति, ऐसे लोगों पर अंकुश लगना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि जी बताइए कौन सा आरोप? जैसे कोई 25 लाख रुपए, ये उसी सिंडिकेट का काम था जिसने मेरी आवाज में कुछ कटिंग्स करके 30, 40, 50 कटिंग्स करके एक ऑडियो तैयार करी और उस ऑडियो को प्रसारित करने का काम किया। अगर आप वो ऑडियो सुनेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी कटिंग्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने स्वयं कोर्ट में जाके कहा कि मैं चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए, जबकि कोई व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई कानून आपको बाध्य नहीं कर सकता उसकी जांच कराने के लिए। मैंने स्वयं वॉइस दी और उसकी जांच कराई, और उस जांच में मैं निर्दोष साबित हुआ। उस केस में मेरे ऊपर FIR लगी, फाइनल रिपोर्ट में मैं निर्दोष साबित हुआ। ये उसी सिंडिकेट द्वारा चलाया गया एक पोपकंडा था, और मुझे परेशान करने के लिए एक बनाया गया था एक विषय, जिसमें मुझे निर्दोष साबित किया गया है। 26 पार्षद जी, मैं पैसों का तो विषय नहीं कहूंगा, निश्चित रूप से इन्हें आर्थिक लाभ दिया गया था। हो सकता है उस कॉम्प्लेक्स में एक दुकान ही दे दी गई हो इन्हें, बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने वाला था जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए रहती। निश्चित रूप से उनकी सूची में आपको उपलब्ध करा दूंगा। अभी उनकी सूची में आपको उपलब्ध कराता हूं जिन्होंने इसको पास किया। 2-4 के नहीं, 26 के 26 की सूची आपको मिलने जा रही है। 40 पार्षद हैं, ये 26 पार्षदों की बोर्ड प्रोसीडिंग के अंदर नाम लिखा है, आप पढ़िए। ये बोर्ड की प्रोसीडिंग है, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। 4 ही लाइन की प्रोसीडिंग है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के दायर रिट संख्या 2635 के पारित आदेश के अनुसार सुबोध कुमार गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश निवासी पश्चिमी राजपुताना रुड़की के प्लॉट संख्या दिस एंड दिस इस संपत्ति की लीज 1947 में मथुरा दास जी के नाम हक में तत्कालीन नगरपालिका द्वारा दी गई थी। 1956 में उक्त लीज का स्थानांतरण सुबोध कुमार गुप्ता के नाम कर दी गई थी। लीज स्थानांतरण के नवीनीकरण के लिए बोर्ड में विचार हेतु प्रस्तुत, ये प्रश्न है बोर्ड का, इसका उत्तर पढ़िए आप। आहूत बैठक के दौरान 26 पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, अपने हस्ताक्षर करके उन 26 पार्षदों ने एक पत्र दिया जिसके आधार पर बहुमत से स्वीकार किया। उन 26 के आधार पर
उसको बोर्ड में स्वीकार किया, नियमानुसार कार्रवाई करें। महोदय, माननीय मेयर महोदय और श्री उन पार्षदों के नाम इसमें पढ़ रहा हूं जिन्होंने इसके विरोध में वोट दी थी: देवकी जोशी, पूनम देवी, वीरेंद्र गुप्ता, सचिन चौधरी, नवनीत शर्मा, अंकित चौधरी, राजेश चौधरी, विनीता रावत, सपना, अनूप सिंह, चंद्र प्रकाश बाटा, संजीव राय, मंजू भारती द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। इन 13 पार्षदों ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि यह गलत हुआ है मेयर द्वारा। इसके अलावा मेयर द्वारा कहा गया कि इस संपत्ति का मूल पट्टा 30 वर्ष के लिए था, उसका नवीनीकरण संबंधी प्रावधान हटाए गए थे, कोई नवीनीकरण नहीं हो सकता, जिसके आधार पर लीज की अवधि 30 साल बाद स्वतः ही समाप्त हो गई थी। इसके अलावा पट्टे में शर्तों के विरुद्ध इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से किया गया, पीएनबी को दिया गया, और जिसकी पुष्टि डीजीसी सिविल की आख्या दिनांक 18/4/2019 से होती आता है। नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र पूर्णतः कानून और पट्टे की शर्तों के विरुद्ध है। ये नोटिंग मैंने उसी समय की थी जिस समय बोर्ड में रख के पास किया गया। इस समय इस तरह की कई संपत्तियां होंगी जिसको नगर निगम को ध्यान देना चाहिए और नगर निगम को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और क्योंकि इन्होंने मुझे फंसाने का एक पूरा षड्यंत्र, इवन मेरे लिए राजनीतिक रूप से हत्या करने का इन्होंने पूरा प्रयास किया, जिसका इन्हें निश्चित रूप से शासन ने आज सही को सही, और मैं इसलिए सरकार और शासन को भी इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने न्यायोचित कार्रवाई की। जी देखिए, प्रदीप बत्रा जी ने अपने कार्यकाल के अंदर लगभग 40 संपत्तियां नगर निगम की खुर्द-बुर्द की, जिनकी आज कीमत 50 करोड़ से ऊपर है। उसके लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई गई मेरे से पूर्व जो लोग रहे हैं उनके द्वारा, और माननीय उच्च न्यायालय के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रद्द किया, उन संपत्तियों को वापस दिलाई। कुछ संपत्तियां उनमें अब भी कब्जेधारकों के पास हैं, और जिसमें से एक संपत्ति प्रदीप बत्रा जी ने अपने मैनेजर सुधांशु बिष्ट को दी है। छत है पटियाला लस्सी के ऊपर, द्वितीय छल की छत, 1,20,000 रुपये मात्र वो छत दी गई है। और जो संपत्तियां रामनगर और यहाँ दी गई थी उनकी रसीद भी 50,000 70,000 रुपये काटी गई, और उनसे कितना पैसा वसूला गया मैं नहीं कहता हूँ, सब लोगों ने मीडिया पे आके पहले बोला है, रामनगर वालों ने भी और यहाँ वालों ने, जिनकी संपत्तियां निरस्त हुई हैं। इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि ऐसा जनप्रतिनिधि जिसने नगर निगम के अंदर इतनी संपत्ति खुर्द-बुर्द की हो, वो सिंडिकेट के मिल के साथ एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है जिसने नगर निगम की एक संपत्ति भी लीज पे लाने के लिए एक बार भी बोर्ड के अंदर प्रस्ताव तक नहीं लेके आया। बेचना तो बहुत दूर की बात है, मैं बोर्ड के अंदर 3.25 साल के अंदर एक बार ऐसा प्रस्ताव भी नहीं आने दिया कि कोई संपत्ति लीज की नगर निगम दे दे नहीं, जबकि नगर निगम के बहुत ऐसी संपत्ति है जो हम लीज पे दे सकते हैं। लेकिन हमारी इच्छा हमेशा से ये रही कि नगर निगम की सरकारी संपत्ति है, किसी व्यक्ति विशेष को इसका लाभ भूमाफिया को ना मिले, और मेरी सहानुभूति उन सभी दुकानदारों से रही जिन्हें कम रसीद देकर के ज़्यादा पैसे लिए गए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी संपत्ति रद्द की गई। हाँ, मेरा प्रयास रहा कि उन्हें वो संपत्ति किसी तरीके से लीगली रूप से वापस मिले, लेकिन उसके लिए भी ये पार्षद लोग और इनके जो प्रतिनिधि थी जिन्होंने अलॉटमेंट की थी, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि राकेश अग्रवाल जी उसमें बताया ही मेरे सामने पूर्व मेरे सामने उसमें जो है वो जो सिंडिकेट है वही काम कर रहा है यहाँ पे। अब होता क्या है, जब आदमी चारों तरफ से घिर जाता है, वाकई इनकी स्थिति ऐसी थी उस समय जिसमें एक सही आदमी के ऊपर मतलब ऐसे ब्लेम लगते हैं कि भाई उसने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन उसमें पाक साफ निकले। लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने ये व्यूहरचना रची, मैं इसके विरुद्ध भी कुछ ना कुछ जाऊँगा करूँगा। और दूसरी बात जो हमारे त्यागी जी ने कही और पूर्व मेयर साहब ने भी कही है कि जितनी भी आवासीय पट्टे हुए हैं, जितने भी आवासीय पट्टे हैं और उन पर दुकानें चल रही हैं, उसमें एक दो है जैसे आत्म प्रकाश की बीटीगंज में जो पता लगा है, एक यहाँ कोई ये तनिष्क है कोई सिविल लाइन में, ये सब इनके पट्टे, ये सब आवासीय पट्टे हैं और इन्होंने जो है व्यवसायी इन्होंने बना रखी। तो इनके खिलाफ में जल्दी से जल्दी अब हाई कोर्ट में बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर इसके खिलाफ जितनी भी यहाँ संपत्तियाँ हैं पूरी रुड़की में जो आवासीय पट्टे जिनको हुए थे और वो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, तो उनके विरुद्ध एक रिट जल्दी से जल्दी 10-15 दिन के अंदर ही माननीय उच्च न्यायालय में डाली जाएगी। मैं स्वयं डालूंगा। तो मेरा तो यही है कि जो इन्होंने प्रयास किया है हमारे गौरव गोयल जी ने पूर्व में, जो भूमि में जो अभी भी निर्माण चल रहे हैं क्या अवैध है वो सब अवैध है। HRD अप्रूव्ड लिखा है तो मैंने कहा HRD में पार्टी है, मैं बताऊंगा आपको। HRD अर्थ है पार्टी, उसका मैं बताता हूँ। नजूल जितनी भी है, नजूल की कस्टोडियन होते हैं गवर्नमेंट। नजूल संपत्ति जितनी भी है, जैसे रुड़की में है, हरिद्वार में काफ़ी नजूल संपत्तियाँ हैं,
नजूल संपत्तियों के संबंध में विदाउट अप्रूवल कोई निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ काफ़ी विवादित संपत्ति ऐसी हैं जिन पर पहले से मुकदमे दर्ज लड़ रही है शासन के माध्यम से, लेकिन बीच में इन लोगों ने उन सारे मामले को पेंडिंग करवा दिया। तो उन सब की मैं बताया ना, अगले जो बैठक होगी उसमें हम आपको उनकी डिटेल्स देंगे। आप कहते हैं ना फ्री होल्ड होगी, तो फ्री होल्ड 4-5 फ्री होल्ड है, केवल 4-5 फ्री होल्ड है। फ्री होल्ड का एक लॉ है, फ्री होल्ड में शासन ने जो तय किया हुआ है कि इतने रुपए पर स्क्वायर फीट पैसा जमा कराने के बाद वो फ्री होल्ड होगी। लेकिन फ्री होल्ड के अंदर भी निर्माण जो है वो एक प्रक्रिया है लीगल। अगर आपका 1000 फीट का एक प्लॉट है तो उसमें कितने में निर्माण हो सकता है, कितना खाली रखना पड़ेगा। बताओ जी, बताओ। यहाँ ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं, जैसे फॉर ये ट्राइंगल है, भटनागर का ट्राइंगल है, इसमें 100% जो है कोई भी 1% भी 1 इंच जमीन में छोड़ नहीं रखी। गरम। और कंस्ट्रक्शन जो आप हो रहा है उसमें सारे वो कंस्ट्रक्शन है 3 मंजिला। कंस्ट्रक्शन का जो है जितनी चौड़ी सड़क है उस चौड़ी सड़क की चौड़ाई के हिसाब से सेटबैक होगा, लेकिन यहाँ कहीं सेटबैक नहीं है और हर जगह अवैध निर्माण, उसके लिए HRDA जिम्मेदार है। उसकी हम डिटेल देंगे आपको। और कोई प्रश्न मेरे लिए? डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ सर, आपने कहा कि आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, तो आप पहली पिटीशन आप लोगों ने कब फाइल करी किसी संपत्ति को लेकर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें एक छोटी सी एग्जाम्पल सुनाता हूँ। मैं सभासद था यहाँ 1988 में, और 1988 से 1993 तक मैं सभासद रहा। 12 बीघे जमीन एक ऐसी थी जो 2 बार सुप्रीम कोर्ट गई। चंद्रपुरी के अंदर है एक तालाब, उस तालाब को कब्जा करने के लिए भरसक प्रयास किया गया और वो फ्री होल्ड होकर सब जगह से हारने के बाद अपने घर बैठ गया। उसकी चारों तरफ से बाउंड्री हो गई है और उसमें लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा। अगर आप सब लोगों ने चंद्रपुरी, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने देखा होगा, तो चंद्रपुरी कॉलोनी जहाँ से खत्म होती है कोड़ी खाने के लगी वो जमीन है। तो वो ऐसे कई सारे विवाद हैं, वो फिर डिटेल में मैंने बताया कि अगली बार में हम पूरी डिटेल लाएंगे और आपको सारी चीज़ें देंगे। जैसा सर ने कि 2012 से पहले चेयरमैन थे तो 40 संपत्तियां कब्जा हो गई, तो आपके रहते हुए सर इतनी संपत्ति नहीं, ऐसे नहीं कब्जा हुई, वो जितनी हुई कुछ उसमें डिटेल देंगे ना, कौन से हमारे कार्यकाल की, कौन से विवाद हमारे कार्यकाल के चले। ऐसा भी होता है कि भाई पॉलिटिकल लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब उन्होंने बिना अखबार में विज्ञप्ति प्रकाशित कराए चुपचाप तरीके से अलॉटमेंट कर दिया गया। वो मैं उसका उनका नियम एग्जाम्पल विरुद्ध, बताता हूँ। इसका नियम हैगा कि अखबार के अंदर पहले विज्ञापन छपेगा किसी भी टेंडर का या किसी भी आपको संपत्ति को अलॉट करेंगे तो उसका एक खुली बोली लगने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस नहीं अपनाया गया और बंद कमरे में अपने चिन्हित लोगों को वो संपत्तियां दे दी। जैसे टेंडर